हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको संविधान सभा के पार्ट 2 के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग आपको पार्ट 1 के बारे में पढ़े हैं और ये पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको आज ये आपको संविधान सभा का ये टॉपिक है, ये 2 टॉपिक में आपको ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा और इस टॉपिक को, इसके पीछे वाले यानी पार्ट 1 को आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखेंगे। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे मान लिया आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं की तैयारी कर रहे हैं पीटी का, या 59वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए फुल पैकेज समझिए यहाँ से कंप्लीट आपको कोर्स करा दिया जाएगा। तो अगर आप समझिए 59वीं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर जुड़ेंगे, या 67वीं के जो लोग हैं एग्जाम देने वाले हैं, जो को 7 मई को एग्जाम है, तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो और कई खंडों में इसको बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो संविधान सभा की समिति है, यानी इसके पहले में बहुत सारा समझिए, इसका आधा जितना समझ कि इसका की पॉइंट जो था या इसका मेन जितने सारे टॉपिक्स थे हम लोग सब जो पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला है संविधान सभा की समितियां। एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए ये वीडियो आज आप देख लेते हैं, अब पीछे वाला अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर ये समझ में नहीं आ पाएगा अच्छा से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ साथ इसके पीछे वाला वीडियो को जरूर देखेंगे। आप दोनों वीडियो देखने के बाद ही आपको यहाँ समझ बनेगा और समझ से कुछ फायदा दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा की समिति जो है ये कई भागों में, जैसे मान लीजिए संघ शक्ति समिति बनाया गया था, आपको संघीय संविधान समिति बनाया गया था, प्रांतीय संविधान समिति बनाया गया था, प्रारूप समिति बनाया गया था, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं आपको बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति बनाया गया था, आपको प्रक्रिया नियम समिति बनाया गया था, राज्यों के लिए समिति बनाया गया था और संचालन समिति बनाया गया था। इतना तो हम लोग जरूर जानते ही हैं कि जितनी सारी समितियां बनी थी ये संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, और इसलिए बना था कि भारत में उस समय संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और संविधान बनाने के लिए ही ये सब समिति बनाया गया था। तो ये जितने सारे समिति बनी है, ये हर एक समिति का कोई ना कोई अध्यक्ष यहाँ जरूर बना है। तो एग्जाम में यही आ जाता है, समिति पूछ देगा, समिति का नाम दे देगा और पूछ देगा इसका अध्यक्ष कौन है। तो ये चीज यहाँ देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला है कि संघ शक्ति समिति है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद संघीय संविधान समिति है, इसके भी आपको अध्यक्ष कौन है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू है। ये जितना सारा है ये अध्यक्ष का नाम है और ये समिति का नाम है, ठीक है। तो आपको संघ शक्ति समिति जो है इसकी अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है। उसी तरह संघीय संविधान समिति है, इसके भी अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू है। फिर उसके बाद आगे देखा जाए तो आपको प्रांतीय संविधान समिति, एक चीज आप लोग जरूर देखिएगा, संघ दोनों में लगा है ये संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, तो संघ दोनों में लगा है। तो आपको बस आसानी से इसको याद किया जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू जो है एक और चीज का आपको यहाँ पे आपको अध्यक्ष है, जिसमें क्या है, तो आपको राज्यों के लिए समिति, तो संघ के लिए और राज्य के लिए ये स्पष्ट हो जा रहा है, यानी संघ और ये राज्य ये दोनों के लिए अध्यक्ष कोई है तो कौन है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जैसे प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, ये सरदार पटेल हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको देश आजाद हुआ तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जितने सारे कई भागों में भारत बढ़ चुका था, तो उसको एक में मिलाने का सबसे बड़ा दायित्व किसी का था और मेहनत किसी का था, काम किसी का था, तो आपको सरदार पटेल जी का ही था। तो यहाँ से आपको प्रांतीय संविधान समिति के रूप में इनको आसानी से याद किया जा सकता है। आपको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, ये ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, तो आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी इसमें जितने सारे सदस्य थे, इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा काम था संविधान बनाने का। जितने संविधान बनाने की जितनी प्रक्रिया थी, सबसे ज्यादा समझिए प्रारूप समिति को ही दिया गया था। इन्हीं लोगों द्वारा आपको संविधान का निर्माण की जा रही थी। और इसमें यानी प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो समझिए कि आपकी समिति के सर्वेसर्वा थे, अर्थात इसके अध्यक्ष थे। और इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है
आपको भारतीय संविधान का निर्माण करने में। ये नेक्स्ट क्या है, तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति के आपको अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो आपको कौन थे, तो सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। फिर इसमें क्या है, जैसे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति जो है ये, यानी इस समिति के अंतर्गत भी ये 5 उप समितियां हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर जानिए कि इस समिति के अंदर भी 5 उप समिति का जिक्र किया गया है, यानी 5 उप समिति का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क्या है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट आपको राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है, आपको जवाहरलाल नेहरू है, जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं, यानी दोनों संघ और ये राज्य में कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट है संचालन समिति। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे चल के भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान समिति के आपको संचालन के कर्ता जो है, संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। एक बार इसको और देख लीजिए, यानी संघ दोनों में लगा है और एक राज्य, इसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रांतीय जो है, यानी प्रांत का जो है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। अब प्रारूप समिति तो ये तो कोई भूलेगा भी नहीं, ऐसे ही सबको याद रखेगा ये। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों एवं जो होता है बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कोई है, तो आपको सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक और है संचालन समिति के है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो प्रारूप समिति है, ये प्रारूप समिति नीचे दिया गया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है संविधान बनाने में, इसलिए इसको अलग एक और करके इसको दिखा दे हैं हम। तो प्रारूप समिति में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष कितने आपको सदस्य थे। तो टोटल सदस्यों को देखिएगा, यानी अध्यक्ष को लेकर के, तो टोटल ये 7 था। ठीक है, यानी 7 मेंबर्स थे आपको कहाँ पे, तो प्रारूप समिति में। ऐसा अगर मान लीजिए पूछ दे प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तब यहाँ पे हम लोग 6 दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट टोटली पूछ दे कितने इसमें आपको सदस्य थे, कितने मेंबर कितने थे, तो इसमें देंगे कितना, 7। अब कौन कौन थे, तो पहला है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये अध्यक्ष चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। दूसरा है N. गोपाला स्वामी अयंगर, यानी प्रारूप समिति के सेकंड में कोई सदस्य था तो कौन थे, तो N. गोपाला स्वामी अयंगर। और नेक्स्ट में आपको है जो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी तीसरे सदस्य कौन थे, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे सदस्य थे डॉक्टर K.M. मुंशी, कौन थे, डॉक्टर K.M. मुंशी। और 5वां सदस्य थे कौन, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट में छठा देखा जाए तो N. माधव राव हैं, और ये N. माधव राव कौन है, तो सबसे पहले इसमें सदस्य यानी प्रारूप समिति में सदस्य ग्रुप में ये B.L. मित्र थे, जो स्वास्थ्य के कारण से ये त्याग पत्र दे दिए। तो उसके बाद कौन आए, तब को N. माधव राव है। नेक्स्ट यानी 7वें सदस्य में T.T. कृष्णमाचारी, ये कब आए, तो 1948 में D.B. खेतान की मृत्यु के बाद जो है ये फिर से आपको कहाँ पे, यानी इनकी मृत्यु के बाद आपको कहाँ पे, प्रारूप समिति में ये आए। तो ये सबसे पहले कौन थे, तो D.B. खेतान थे, इनके डेथ हो गया, तो उसके बाद आपको T.T. कृष्णमाचारी आए। तो इस तरह से हम लोग याद जरूर रखेंगे कि आपको प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, टोटल कितने मेंबर कितने थे, तो 7 मेंबर थे। और अध्यक्ष को छोड़ करके पूछे, अर्थात चेयरमैन को छोड़ करके पूछे, तो आपको यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N. गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और फिर आपको डॉक्टर K.M. मुंशी, 5वें है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और N. माधव राव जो B.L. मित्र यानी स्वास्थ्य कारण से आपको त्याग पत्र दिए, तब माधव राव आए। T.T. कृष्णमाचारी, ये आपको D.B. खेतान की मृत्यु के बाद आपको कहाँ पे, तो प्रारूप समिति में है। इसको एक दो झलक इसको जरूर आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्या है, जब आपको संविधान फाइनली जब बन गया, तो उसमें आपको संसद में यानी संविधान सभा का जो आपको संसद चल रहा था, हम कल बताए थे कि संविधान सभा जो 2 रूप में काम करते थे,
किस रूप में, तो एक आपको संविधान सभा के रूप में, और वही मेंबर्स जो है फिर आपको संसद के रूप में या विधायिका के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, जब आपको संविधान सभा के रूप में काम करते थे तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद। और आपको वही संसद के रूप में जब काम करते थे संविधान सभा, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। तो जब संविधान बन गया तो उसके बाद उसमें वाचन हुआ, यानी संविधान सभा के रूप में सारे सदस्य बैठ के उसमें विचार विमर्श किए, उसके बारे में तर्क वितर्क हुआ। सबसे पहला वाचन जो हुआ था, यानी प्रथम वाचन जो है, ये 4 नवंबर से शुरू हुआ और 9 नवंबर यानी 1948 तक चला। ये यानी 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो द्वितीय वाचन हुआ, तो द्वितीय वाचन में 15 नवंबर 1947 से शुरू हुआ, तो आपको 17 अक्टूबर 1949 तक जाके खत्म होता है। तीसरा वाचन जो हुआ ये आपको 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 को ये खत्म होता है। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये तीसरा वाचन जो 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है और आपको 26 नवंबर 1949 को ये जाके खत्म होता है। तो 3 वाचन हुए। तीसरा जो वाचन था, यानी सबसे लास्ट वाले वाचन था, इसमें क्या हुआ कि इस दिन इसमें जितने सारे सदस्य थे वो सारे सदस्य, जैसे मान लो कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे, उसमें से 200 हम लिखे हो कहीं 299 सदस्य में से लगभग आपको 284 सदस्य के आसपास जो है इस पे आपको सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे, और उसी दिन जो है इसको लागू कर दिया जाता है आपको, यानी भारतीय क्या है, तो आपको संविधान सभा जो था भारत का, उसको ये सौंप दिया जाता है आपको, किसको, तो संविधान को। यानी तीसरा वाचन खत्म होता है, उसमें जितने सारे मेंबर्स है 299, उसमें से 284 आपको मेंबर्स जो है आपको क्या करते हैं, तो उस पर सिग्नेचर करते हैं, और सिग्नेचर करने के बाद जो है उस संविधान को क्या, तो संविधान सभा को सुपुर्द कर दी जाती है। और फिर उसके बाद जो है इसको आगे चल के वही देखिएगा, तो यहाँ दिया हुआ है संविधान सभा का प्रभाव में आना, मतलब तीसरा वाचन के बाद 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और संविधान प्रभाव में आया, अर्थात आंशिक रूप से उस दिन उसको लागू कर दिया गया। और उसमें जो है उस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को, इस दिन था ये 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से आपको लागू कर दिया गया, जिसमें 15 आर्टिकल को लागू किया गया। कितने, तो 15 आर्टिकल को लागू किया गया। इसे याद रहना चाहिए। तीसरा वाचन का अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949। 299 में से 284 सदस्य उस पर सिग्नेचर करते हैं। फिर उसके बाद आपको फाइनली जो है ये आपको संविधान सभा को सौंप दी जाती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तब उसी दिन आंशिक रूप से उस संविधान को लागू कर दिया जाता है। कब, यानी 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन से 15 आर्टिकल प्रभाव में आ जाते हैं, यानी लागू हो जाते हैं। और फिर आगे चल के 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से उस संविधान को लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे तो संविधान निर्माण करने में समय कितना लगता है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये जनरली याद रहना भी चाहिए आपको, संविधान निर्माण करने में कितना समय लगता है, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इसमें जो खर्च होते हैं तो खर्च कहीं अलग अलग लिखा, जैसे एक जगह लिखा था 6.4 करोड़, एक जगह 64 लाख लिखा हुआ था। तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। कुल बहस कितना हुआ, तो कुल बहस इसमें 114 दिन बहस हुआ था इसमें, यानी संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया में कुल आपको कितना, 114 दिन बहस हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा तो 11 बैठकें हुई इसमें, कितने हुई, तो यानी संविधान सभा को लेकर के 11 बैठकें हुई, और उसमें 12वीं जो बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद को क्या प्रेसिडेंट उस दिन चुना गया था। यानी ये कौन सा दिन था, तो 24 जनवरी 1950, यानी 12वां आपको बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और जो आपको संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, उनको क्या किया गया, तो वहाँ पे आपको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, यहाँ से क्या था, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितने थे, तो आपको 15 थे। कितना था, 15, यानी संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने थे, तो आपको 15 थे। एक और चीज यहाँ पे रखिएगा, संविधान निर्माण में आपको SC ST महिलाओं का योगदान कितना था, तो आपको SC का शेड्यूल कास्ट का 33 थे,
और आपको किया तो आपको एसटी का शेड्यूल ट्राइब का आपको 15 थे। ठीक हो गया ये। तो यहाँ पे 15 आर्टिकल कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, अर्थात इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, मतलब क्या है, ये नागरिकता से संबंधित है, यानी उसी दिन उसको लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 60, फिर उसके बाद 324, फिर आपको 366, 367, 300 क्या है 79, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये 15 आर्टिकल जो है आपको 26 नवंबर 1949 को ये लागू कर दी गई। उसके बाद जितने सारे आर्टिकल्स बच गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब फाइनली जब संविधान बना तो उसमें एक आपको क्या था, तो आपको प्रियम्बल था, यानी प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और आपको 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। लेकिन उसमें से केवल आपको 15 आर्टिकल उसमें लागू हुए और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को फाइनली रूप से आपको पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। और उसी डेट को आपको भारत में रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से और देखेंगे इससे संबंधित अन्य कार्य में क्या क्या हुआ। तो आपको जैसे मान लीजिए मई 1949 है, तो मई 1949 में क्या है, भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है। क्या है? मई 1949 में, मई 1949 में आपको राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करता है। क्या? कौन था? आपको भारत। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी संविधान सभा के द्वारा, मतलब भारत जो है, भारत क्या करता है, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाता है। और वो कब अपनाता है? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। फिर आपको भारत द्वारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया जाता है। वही राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत को कब लिया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को। और यही 24 जनवरी 1950 जो है, इसी दिन आपको क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है इसी दिन। कब? तो 24 जनवरी 1950। इसी दिन एक और काम क्या हुआ था, तो 12वीं बैठक इस दिन हुई थी। इसी दिन ये हुआ था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और उसके पहले राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे यहाँ है जैसे मान लीजिए दिसंबर 1929, मतलब ये कहने का मतलब यहाँ ये है कि भारतीय आपको जो संविधान जो था पूर्ण रूप से 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था। इसके पीछे की कहानी है कि आपको दिसंबर 1929 ईस्वी में आपको जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, तो उसी समय क्या हुआ कि आपको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में उस दिन मनाया गया। और कहा गया कि अगले यानी 1930 में 26 जनवरी से ये हर साल इसको मनाया जाएगा। तो मान लीजिए भारत की आज़ादी तो अपने हाथ में नहीं था, ये किस दिन आज़ाद हो जाए, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो कम से कम ये प्रक्रिया जो दिन जो चल रहा था 26 जनवरी का बहुत सालों से, उसके दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए इस दिन आपको 26 जनवरी को फाइनली आपको संविधान को लागू किया गया, ताकि ये दिन जैसे पहले से महत्वपूर्ण बने आ रहा है, ये हमेशा बने रहे। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को आपको क्या किया गया, तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, यानी देश को रिपब्लिक किया गया। और 26 जनवरी आपको देश में क्या हो, भारत के इतिहास में अमर हो गया। यही है। अब आगे यहाँ पढ़ेंगे हम लोग आलोचना के बारे में। अब संविधान तो बन गया, बहुत सारी विशेषताएं हैं इसमें, इसके पहले हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन संविधान में कुछ आलोचनाएं भी बहुत लोगों ने अपना अपना राय दिया है। तो किसने क्या कहा है, सर मैंने कौन कौन से बात आलोचना की गई है? तो भारतीय संविधान को संप्रभुता का अभाव, इसको मैंने आलोचना के रूप में कहा गया। भारतीय संविधान को क्या कहा गया? भारतीय संविधान जो है संप्रभुता का इसमें अभाव है। एक और क्या बात कहा गया है कि ये कांग्रेस का प्रभुत्व है। जाहिर सी बात है, उस समय भारत में कांग्रेस शक्तिशाली, सबसे बड़ा समझिए पार्टी कोई था तो आपको कांग्रेस ही था, और उसी के रीजन में सब बन रहा था। तो विपक्षी पार्टी यही कह सकते हैं कि आपको भारतीय संविधान जो है वो कांग्रेस का प्रभुत्व इस पर रहा है।
नेक्स्ट है वकीलों का प्रभुत्व है। जब ये आपको समझिए, आपको भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो सबसे ज़्यादा समझिए कि वकीलों का ही उसमें समझिए आपको सदस्य के रूप में उसमें योगदान दिए थे लोग। और यही कारण है कि भारतीय संविधान इतना बड़ा हुआ, क्योंकि जैसे मान लीजिए वकील लोग तो हर एक चीज़ जानते हैं, हर एक चीज़ का नॉलेज है, वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उन लोगों ने हर एक चीज़ का उसमें जिक्र किया है। ठीक है, तो ये क्या है, तब वकीलों का प्रभुत्व है। और दूसरे नेक्स्ट है एक आपको हिंदुओं का प्रभुत्व इसमें कहा गया है। ठीक है, अब अन्य तत्व में देखा जाए, अन्य तत्व में देखा जाए तो क्या है, तो संविधान सभा का मुहर क्या था, यानी प्रतीक क्या था, तो संविधान सभा का प्रतीक या मुहर क्या था, तो हाथी थे, हाथी। फिर उसके बाद कानूनी सलाहकार कौन थे, सर BN राव। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन कानूनी सलाहकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। आपको कौन थे, तो सर BN राव। नेक्स्ट है संविधान सभा का सचिव कौन थे, तो कौन थे, तो SBR अयंगर थे। कौन थे, SBR अयंगर। नेक्स्ट है जब संविधान बन गया, यानी मूल संविधान जब बन गया तो उसकी सजावट की जब बात आई तो सजावट किसने किया, तो शांति निकेतन के जो कलाकार थे वो समझिए कि उस मूल संविधान को थोड़ा उसमें सजावट करने का काम, लोग डेकोरेट करने का काम किया था। तो यही आज का समझिए कि वीडियो में हम लोग पढ़ना था, और इतना पढ़ लेने से और कल का जो आपको पढ़े हम लोग, ये दोनों मिला के टॉपिक, सॉरी दोनों आपको ये आपका टॉपिक जो इसमें है, जिसको सब टॉपिक के रूप में हम कह सकते हैं, तो कल और आज के दोनों पढ़ लेने से ये आपको भारतीय संविधान ये कंप्लीट रूप से यहाँ फाइनल हम लोग, यानी हर एक चीज़, हर एक पहलू को इसमें लोग देखने की कोशिश किए हैं। तो हम लोग लगभग समझिए कि हम लोग बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, और दोनों हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, या पीछे वाला पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 को जरूर आप देखिएगा, तब जाके समझिए कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।